सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब एरोन लटस, एक खूबसूरत महिला जिसकी लंबी भूरी बाल हैं, गेंद में प्रवेश करती है। दुख की बात है कि यह किसी अच्छे कारण से नहीं है, बल्कि क्योंकि उसकी एक छवि है जो खलनायिका के रूप में जानी जाती है, जो कुलीन महिलाओं को परेशान करती है, और वही है जिसने दूसरे राजकुमार को सगाई के लिए मजबूर किया। हालांकि यह बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि एरोन ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया है जब से वह छोटी थी, कठोर व्यवहार सहन करते हुए और ऐसे दर्दनाक शब्दों का सामना करते हुए जो उसे बेकार महसूस कराते थे। हालांकि वह इतनी दर्द में थी, उसे वह बेदाग मुद्रा बनाए रखनी थी और एक गरिमामयी रूप जो उसे अंदर से खाली महसूस कराता था। यह वह गुप्त दुर्व्यवहार था जो उसने सहा, अपनी दुष्ट और बदसूरत सौतेली माँ से। कुछ व्यक्तियों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह उन्हें बचा नहीं सकी, जिसमें दयालु दूसरे राजकुमार भी शामिल थे। लोग जल्दी से उसे दोष देने और उंगली उठाने लगे, और इससे उसने भी इसे मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वह मानसिक रूप से संघर्ष कर रही थी। एक ढकी हुई व्यक्ति ने पास आकर उसकी जान ले ली। उसने जो अंतिम शब्द सुने वह उसकी सौतेली माँ का संदेश था, जो उसे आश्वस्त कर रही थी कि चिंता न करे, क्योंकि उसका परिवार जल्द ही उसके पास आ जाएगा। अपनी दूसरी जिंदगी में उसने खुद को आधुनिक दुनिया में पुनर्जन्म लेते हुए पाया, अपने पिछले जीवन की यादों के साथ एरोन लुथास के रूप में। फिर भी इस नए जीवन में भी वह प्यार पाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसके माता पिता अक्सर उसे एक बोझ समझते हैं, इसलिए उसने उनके प्रति ज्यादा प्यार नहीं दिखाया। वैसे भी उसका तीसरा पुनर्जन्म थोड़ा अलग था। वह एक योद्धा परिवार में पुनर्जन्म ली और एक प्रतिभाशाली तलवारबाज के रूप में जानी जाती थी। अपने दिनों को एक अद्भुत बुरी तलवार मास्टर के रूप में बिताते हुए वह छोटी बालों की कटाई उसे पूरी तरह से सूट करती है, लेकिन वह अभी भी उन निर्जीव आंखों को पहने हुए है ना? मैं देख सकता हूँ कि यह गरीब लड़की कितनी थकी हुई है। वैसे भी उसे इस स्थिति के होने का कोई अंदाजा नहीं है। उसे बस इतना पता है कि जब वह मरती है तो वह पुनर्जन्म लेती है, अपने पिछले जीवन की यादों के साथ। लेकिन उसकी चौथी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ है। एक योद्धा जो उसकी गाड़ी की रक्षा कर रहा है, लगभग इस विशाल भालू द्वारा नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर बूम, वह आती है और इसे कुछ नहीं समझते हुए गिरा देती है। योद्धा पूरी तरह से चौंक जाता है और उसका नाम चिल्लाता है, लेडी एरोन। क्या यह कुछ याद दिलाता है? हाँ, वह फिर से एरोन लटस के रूप में वापस आ गई है, और इस बार वह एक तलवार मास्टर होने की यादें लेकर चलती है। वह दृढ़ संकल्पित है कि वह अपनी पहली जिंदगी की दुखदाई स्थिति से फिर कभी नहीं गुजरेगी। एकत्रित अनुभव, पुनर्जन्म लेकर और बदला लेने के लिए तैयार। शुरू में एरन इस बात से अनजान था कि वह अपने मूल शरीर में लौट आई है, जब तक उसने सारा अपनी वफादार नौकरानी को भयानक भालू से बचाने की पूरी कोशिश करते नहीं देखा। एरन पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि सारा को तो हमेशा के लिए जाना था, लेकिन पुनर्जन्म का अनुभव रखने वाली उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह वापस आ गई है। 20 साल की एरन लुथास के रूप में हमारी लड़की वापसी के लिए तैयार है। एथेंस अकादमी उनके साम्राज्य की एकमात्र अकादमी है जो न केवल कुलीनों और प्रतिभाशाली सामान्य लोगों का स्वागत करती है, बल्कि अन्य देशों के राजशाही और साम्राज्य के सम्राट परिवार को भी। आज एरन उसी स्कूल की ओर बढ़ रही है, और वहां होना उसके लिए इसे और भी वास्तविक बनाता है कि वह अतीत में वापस आ गई है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि उसे फिर से छात्रों के मजाक सुनने होंगे। वे सभी उसे ऐसे देखते हैं जैसे कहने की कोशिश कर रहे हों कि वे उसके साथ उसी स्कूल में होने से खुश नहीं हैं, जिससे सारा अपनी मालकिन के लिए वास्तव में चिंतित है। लेकिन एरन समझती है कि यह अपेक्षित है, क्योंकि उसके जैसे किसी को जो तलवारों के बारे में कुछ नहीं पता, उसे तलवारबाजी विभाग में स्थानांतरित किया गया है। दूसरी बात, लोग उसकी सगाई के लिए उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे राजकुमार फर्डिन के साथ उसके बारे में ये सभी अफवाहें हैं कि उसने बेसिकली कहा कि अगर सगाई नहीं हुई तो वो सब खत्म कर देगी, और अब उसकी वजह से फर्डिन और लेडी एसिली का रिश्ता खत्म हो गया है। तो हाँ, यही है ड्रामा उसकी हाथ में पट्टियों में लिपटा हुआ।
एरोन ने धीरे से सारा का हाथ पकड़ा, उसे आश्वस्त करते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मुड़कर अपने छात्रावास की ओर बढ़ गया। इस नए अवसर के साथ वह आखिरकार यह बता सकती थी कि जो कुछ भी अफवाह में कहा गया वो सब उसकी सौतेली माँ द्वारा बनाया गया था, है ना? हालांकि हमारी लड़की ने सच को अपने पास रखने का फैसला किया है। उसने पहले इसे साझा करने की कोशिश की थी और इससे उसने उन लोगों को खो दिया जिनकी वह परवाह करती थी, जिसमें सारा भी शामिल है। तो अब उसने इस जीवन का सामना अकेले करने का निर्णय लिया है। एरोन ने अब अपनी अकादमी की यूनिफॉर्म पहन ली है और यह उस पर बिल्कुल शानदार लग रही है और वो ब्रेडेड हेयर तो बस परफेक्ट है। उसे मुस्कुराते हुए देखना अच्छा होता, लेकिन अगली बार के लिए हमेशा कुछ बचा रहता है। अचानक उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और वह कोरालिया द्वारा छोड़े गए निशानों को देखती है। उसकी सौतेली माँ। एरोन अब भी इस बारे में पजल्ड है कि कोरालिया ने उसे क्यों पीटा, खासकर जब उसकी योजना उसे बाहर निकालने की थी, खासकर जब उसकी योजना उसे बाहर ले जाने की थी। शुरू से और उस हत्यारे के अंतिम शब्दों से यह सब उसके लिए मेल नहीं खाता। रिकॉर्ड के लिए उसके परिवार का गर्वित इतिहास है जिसमें योद्धाओं का उत्पादन हुआ है। साम्राज्य के लिए और उसके पिता कभी भी एक तलवार के मास्टर नहीं रहे, लेकिन एक उच्च रैंक के योद्धा थे। उसका छोटा भाई कैरन भी एक तलवारबाज बना ताकि वे अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सकें। तो एक शक्तिशाली परिवार का विनाश क्यों हुआ? केवल एक अकेली जादूनी महिला के कारण। अब जब वह इसके बारे में सोचती है, कोई न कोई कोरालिया को ऐसा करने के लिए नियंत्रित कर रहा होगा, कोई शक्तिशाली मास्टरमाइंड। लेकिन क्यों इंतजार करना? तो उस गड़बड़ी के दौरान पापा कहाँ थे? एरोन के विचारों को दरवाजे पर दस्तक से बाधित किया जाता है और उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि कैरन अंदर आता है और उस पर चिल्लाने लगता है। यह बिल्कुल उसी बहस की तरह है जो उसने पहले उसके साथ की थी, इसलिए वह बस उसके पास से गुजर जाती है। लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने तलवारबाजी विभाग में क्यों स्विच किया, जिससे उसके छोटे भाई के लिए चीजें और भी जटिल हो गईं। बेहतर है कि वह अच्छा रहे, नहीं तो मैं वहां जाऊंगी और उसे थोड़ा थप्पड़ मार दूंगी। कैरन हमेशा एक योद्धा बनने का सपना देखता था, इसलिए एरोन को समझ में आता है कि तलवारबाजी विभाग में उसकी उपस्थिति उसे इतना परेशान क्यों करती है, क्योंकि यह निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। उसकी पिछली जिंदगी में कैरन ने उसकी निराशा व्यक्त की और अब उसे यह मजेदार लगता है कि चीजें कितनी बदल गई हैं जब वे कभी इतने करीब थे। बचपन में एरेन बड़बड़ाता है कि कैरन हमेशा उसका पीछा करती थी, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह दूसरे राजकुमार से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वह उन्नत कक्षा में है, जबकि एरेन अभी भी शुरुआती कक्षा में है। वे आज तलवारबाजी की परीक्षा के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। तो कैरन उससे कहती है कि अतिरिक्त प्रयास न करे और बस अपने मूल विभाग में लौट जाए। यह वह क्षण है जब कैरन देखती है कि उसकी बहन का हाथ खून से लथपथ है, जिससे एरेन उसे धक्का देकर कहता है कि वह चली जाए, जो उसे स्पष्ट रूप से चौंका देता है। हम बेकार या केयरिंग, हम देखेंगे। अकादमी का तलवारबाजी विभाग को साम्राज्य की अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जो कभी खत्म न होने वाले और लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ है। उन्हें अग्रिम मोर्चे की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्नत कक्षा को पहले से ही असली मिशनों पर भेजा गया है, जानवरों को वश में करने के लिए। सम्राट के आदेश पर अतीत में और कभी वापस नहीं आया, फिर भी वह यहाँ कक्षा में खिड़की के पास है। एरेन को अभी भी याद है कि वह कितना मीठा था जब वह एक भोज में उसके पास आया और उसे एक केक पेश किया। उसे अब जीवित देखकर उसके लिए कुछ भावनाएं जागृत हो रही हैं। इससे पहले कि एरेन कक्षा में प्रवेश करे, डेरेक के टर्न फर्डिन का दाहिना हाथ और अकादमी का छात्र मार्क्विस लार्थिस के निर्णय का विरोध करता है। लार्थिस परिवार 5 परिवारों में से एक है जो मोर्चे की रक्षा करते हैं, और जबकि मार्क्विस कभी भी एक तलवार मास्टर नहीं बने, सभी उनकी लंबी सेवा के लिए उनका सम्मान करते हैं। दूसरी ओर डेरेक
मार्क्विस को पसंद नहीं करता, क्योंकि वह अपनी स्थिति का उपयोग करके अपनी बेटी को तलवारबाजी विभाग में शामिल होने और दूसरे राजकुमार से सगाई करने के लिए मजबूर करता है। डेरिक ने सुना है कि मार्सिया और एस्कोरेलिया ने सम्राट से एरन को बचाने की भीख मांगी, जिसने उसकी जान लेने की योजना बनाई थी अगर वह फर्डिन से सगाई नहीं करती। इसलिए वह फर्डिन को सूचित करता है कि एरन उसे प्यार नहीं करता और केवल राजकुमार की मंगेतर का शीर्षक चाहता है। सम्राट हमेशा पहले राजकुमार को पसंद करते हैं, इसलिए डेरिक चाहता है कि फर्डिन मजबूत बने और इसके लिए उसे हासिल करना होगा। वह सुझाव देता है कि वह लेडी असिली से सगाई कर ले, क्योंकि वह साम्राज्य के सबसे मजबूत तलवार मास्टर की बेटी है। जब एरोन कमरे में प्रवेश करता है, डेरिक उसे घातक नजर से देखता है, लेकिन फर्डिनेंड खड़ा होता है और कहता है कि वह अफवाहों की बजाय जो वह देख सकता है उस पर भरोसा करना पसंद करता है। फिर वह हमारी लड़की के पास जाता है और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करता है, क्योंकि यह उनका फिर से मिलने का पहला मौका है। उनकी सगाई के बाद ओह, तो वह एक प्यारा है, हरी झंडी जो दूसरों का अफवाहों के आधार पर न्याय नहीं करता। मुझे वह पहले से ही पसंद है। एरोन का दिल इस समय बहुत कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहा है, क्योंकि 3 जीवन जीने के बाद भी फर्डिनेंड वह एक व्यक्ति है जिसे वह भूल नहीं पा रही। अगर यह प्यार नहीं है तो और क्या है? वह यह सोचकर अनिश्चित महसूस कर रही है कि क्या करना चाहिए। क्या उसे उसकी ओर बढ़ना चाहिए या दूरी बनाए रखनी चाहिए? ठीक जब वह कुछ कहने वाली होती है, उन आंतरिक आवाजों का क्रीपिंग इन शुरू हो जाता है, उसे फर्डिनेंड की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए, क्योंकि वह उसके साथ रहा। इस वजह से वह उससे मुंह मोड़ने का फैसला करती है। वे अब प्रशिक्षण मैदान में हैं, जहां सभी तलवारबाजी के छात्र इकट्ठा हुए हैं, और यह शुरुआती कक्षा के लिए एक शानदार मौका है, यह देखने के लिए कि उन्नत कक्षा के कौशल कितने प्रभावशाली हैं अतीत में। और वह सही से तलवार भी नहीं उठा पाई, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि वह इसे चलाना सीखना चाहती थी। जब से वह छोटी थी, वह हमेशा जिज्ञासु रही है, और जब भी कैरन ट्रेनिंग लेती, वह झांकती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ अक्सर उसकी सीखने में रुकावट डालती थी। जब उसे पता चला, तो उसे तलवारबाजी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। वह बिल्कुल उत्साहित थी। दुर्भाग्यवश वह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि फिलिप, जो उसके बगल में खड़ा था, लगातार उसका मजाक उड़ाता रहा। जब एरोन की बारी आई अपनी तलवार की कला दिखाने की, उसने हिम्मत से फिलिप से कहा कि देखो और तय करो कि क्या वह एक योद्धा बनने के लिए योग्य है। वह बीच में कदम रखती है, लेकिन उसके वर्तमान कमजोर शरीर के साथ तलवार उठाना उसके लिए काफी भारी लगता है, जिससे अन्य छात्रों में कुछ हंसी होती है। खैर, उसके पिछले और वर्तमान आत्मा के बीच का अंतर यह है कि अब वह मना का उपयोग करना जानती है। एक तलवार मास्टर के रूप में उसके अनुभव के कारण उनके पिता ने एक बार उसे और कैरन को उनके परिवार की विरासत की कहानी सुनाई, जिसमें एक विशेष शक्ति का खुलासा हुआ जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके वंशज हर 2 पीढ़ियों में एक तलवार मास्टर की विशेषताएं विरासत में पाएंगे, और चूंकि उनके पिता एक बनने में सफल नहीं हुए, ऐसा लगता है कि या तो एरोन या कैरन ने अतीत में वह विशेष शक्ति रखी होगी। कैरन एक तलवार मास्टर बनने में सफल नहीं हो पाई, जिसका मतलब है कि वह चुनी हुई है। इस बीच कैरन दूसरे प्रशिक्षण मैदान में अभ्यास कर रही है, लेकिन वह अपनी बहन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही। सच तो यह है कि वह उसकी बहुत चिंता कर रहा है, और उसे बाहर निकाल दिए जाने से उसे दुख होता है। मुझे बहुत खुशी है कि वह अच्छा दिखता है और अच्छा है। मैं सच में चाहता हूँ कि ये भाई बहन एक दूसरे से माफी मांग लें। हमारी लड़की की क्लास खत्म होने के बाद फिलिप उसके पास जाकर ईमानदारी से माफी मांगता है, जो उसे चौंकाता है क्योंकि सभी उन्हें देख रहे हैं। लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वह शर्मिंदा नहीं है। अपने सम्मान को दिखाने के लिए वह स्वीकार करता है कि उसने एक सच्चे योद्धा की तरह व्यवहार नहीं किया। वह बेवकूफ पूर्वाग्रहों में फंस गया, और अब वह देखता है कि उन अफवाहों की कितनी कम अहमियत है। वह उससे अपनी माफी स्वीकार करने की गुहार करता है और उसके साथ आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है। यह उसके पिछले जीवन से बहुत अलग है।
इसलिए एरोन मानता है कि वह शायद फर्डिनेंड की किस्मत भी बदल सकेगी। इसलिए वह फिलिप की माफी स्वीकार करने का निर्णय लेती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। इसलिए वह फिलिप की माफी स्वीकार करने का फैसला करती है और जल्दी से चली जाती है। एरोन फर्डिन के पास जाती है, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कि वह उससे निजी तौर पर बात करना चाहती है। हालांकि जब वह अपने कारणों को समझाने की कोशिश करती है तो वह हकलाती है और अपने विचारों को स्पष्ट करने में संघर्ष करती है। फर्डिन जल्दी से उसकी कठिनाई को नोटिस करता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह उसे खुलने के लिए जितना समय चाहिए दे सकता है। इस बीच वह सुझाव देता है कि वह स्वास्थ्य केंद्र जाए, जबकि वह धीरे धीरे उसके हाथों पर पट्टी को समायोजित करता है। फर्डिन के कार्य उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि फर्डिन सभी के प्रति दयालु है, जिसे वह सोचती है कि शायद यह उसके प्रति उसके विचारशील व्यवहार को समझाता है। हालांकि वह उससे सगाई के लिए दबाव में है। यह उसे आत्मविश्वास से उस राक्षस दमन के बारे में पूछने के लिए प्रेरित करता है जिसका नेतृत्व वह करेगा, और उसे आग्रह करती है कि उसके लिए कोई जोखिम न उठाए। इस बीच फर्डिन के कार्यालय में डेरिक सभी से पूछता है कि क्या उनके पास राक्षस दमन कार्यक्रम की सूची है। अकादमी नियमित रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। आमतौर पर प्रत्येक कक्षा से शीर्ष 5 छात्रों का चयन करती है। तलवारबाजी और जादू विभाग के छात्रों को वरिष्ठ नाइट्स के साथ जोड़ा जाता है, जो वर्तमान में अग्रिम मोर्चे पर सेवा कर रहे हैं। डेरिक फिर सभी को सूचित करता है कि आने वाली अधीनता के लिए वह फर्डिन और कमरे में मौजूद सभी लोगों का चयन किया गया है, जिसमें कैरन ओमान एडवांस्ड तलवारबाजी विभाग से हेडोरो और एडवांस्ड जादू विभाग से लिलिया शामिल हैं। कैरन के विचार अभी भी इस पर केंद्रित हैं कि अन्य छात्रों ने उसे एरेन के बारे में क्या बताया, और वह इस विचार को नहीं हटा सकता कि उसकी बहन ने लेरिस शैली की तलवारबाजी का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसने इसे कभी नहीं सीखा। फिर ओमान सभी को चौंका देता है जब वह एरेन का नाम सूची में बताता है, जिससे कैरन बहस करता है कि उसकी बहन की भागीदारी का कोई मतलब नहीं है। वह डेरेक की ओर मुड़ता है और पूछता है उस दिन कक्षा में एरेन के प्रदर्शन के बारे में। कैरन के आश्चर्य के लिए डेरेक बताता है कि एरेन का प्रदर्शन बेदाग है। फिर भी कैरन अडिग रहता है कि एरेन को उनके साथ शामिल नहीं होने दिया जाएगा। लिलिया कैरन की प्रतिक्रिया पर हंसती है, यह बताते हुए कि उसके पास एक भाई था ऐसा, लेकिन वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी अपनी बहन के कारण। एरेन नाटक बढ़ता है। कैरन लिलिया से आग्रह करता है कि वह चर्चा बंद करे, जिसे वह केवल एक अफवाह मानता है। इससे लिलिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसती है, क्योंकि अगर यह सच में एक अफवाह है तो फिर हर कोई इसे सच के रूप में क्यों स्वीकार कर रहा है। उनके बीच एक भारी चुप्पी बना रहा। तनाव तब खत्म होता है जब फर्डिनेंड कमरे में प्रवेश करता है और चुपचाप बैठकर यह घोषणा करता है कि आरोन राक्षस दमन में भाग लेगा, जिससे सभी स्टैंड चुप्पी में रह जाते हैं। इस बीच एरेन के कमरे में वह अपने अतीत और वर्तमान जीवन पर विचार करती है, यह पहचानते हुए कि राक्षस दमन में उसकी भूमिका अनिवार्य लगती है, क्योंकि यह एक साम्राज्य का आदेश है। मुझे लगता है कि सम्राट बुरा है। फर्डिनेंड ने पहले सम्राट के खिलाफ विरोध किया था, लेकिन अंततः उसे नजरअंदाज कर दिया गया। वह और दमन टीम के बाकी सदस्य चले गए। इस मिशन के दौरान कैरन ने एक हाथ खो दिया और फर्डिन ने अपनी पूर्व प्रेमिका प्रिंसेस असिली को खो दिया। फर्डिन ने प्रिंसेस असिली के मुकाबले उसे बचाने का चुनाव किया, जिससे ड्यूक असिली क्रोधित हो गए और अंततः उसकी स्थिति कमजोर हो गई। हालांकि इस जीवन में वह आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी, इसलिए वह अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का संकल्प करती है और 1 महीने तक मोनाकोर्स दमन टीम के जाने से पहले अचानक एक क्रोधित कैरन उसके कमरे में घुसता है। जब वह अपने खून से सने हाथ देखता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह लगातार उस पर चिल्लाने लगता है। जब वह शांत होता है तो वह गंभीरता से कहता है कि उसे उसके राक्षस दमन में शामिल होने के बारे में पता है, यह जोर देते हुए कि अगर वह जारी रखती है तो वह मर जाएगी। फिर एरन समझाता है कि यह एक साम्राज्य का आदेश है
जिसे फर्डिन भी रोक नहीं सकता। तो वह करेन की तरह जा रही है। तुरंत यह बताता है कि लिलिया एरन से प्रतिशोध ले रही है और वह ऐसे लोगों से घिरी होगी जो उसे पसंद नहीं करते। फिर भी इसके बावजूद वह जाने के अपने निर्णय में दृढ़ रहती है। 1 महीने बाद टीम जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब एरन अपने घोड़े की तैयारी कर रही होती है तो उसे याद आता है कि लिलिया का भाई उसका सेवक हुआ करता था। दुख की बात है कि वह गुजर गया और उसका ठंडा शव घर भेज दिया गया, जिससे लिलिया इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने भाई की प्रतिशोध के लिए जादू प्रशिक्षण में खुद को समर्पित कर दिया। निश्चित रूप से यह कदम नहीं है जो इसके पीछे है। रास्ते में डेरिक को यह सोचकर चिंता होती है कि उनका समूह कितना असामान्य है। पहले लूथर भाई बहन अपने मतभेदों के बावजूद करीब लगते हैं। दूसरे, लिलिया अपनी भयानक मुस्कान पहने हुए है। और अंत में लेडी एसिली गाड़ी में है, जो मिशन के लिए उनके साथ शामिल हो रही है। डेरिक फिर से फर्डिन को धीरे से याद दिलाता है कि एरोन से सगाई करना उसे एक नुकसान में डाल सकता है। लेकिन जब फर्डिनेंड पूछता है कि क्या उसने कभी उस महिला को बवाल करते देखा, डेरिक को एहसास होता है कि उसने केवल अफवाहें सुनी हैं और खुद कभी इसे नहीं देखा। वे रात के लिए कैंपिंग कर रहे हैं और कैरन को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसकी बहन एक बेहतरीन रसोइया है। जब से वे बच्चे थे उसने हमेशा एरोन को एक फूल की तरह देखा है जिसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन वे दूर हो गए जब उनकी सौतेली माँ तस्वीर में आई। वह एरोन के करीब आना चाहता था, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती थी। सौतेली माँ ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे सुझाव दिया कि उसे दूरी बनाए रखनी चाहिए जब तक उसकी बहन अपनी सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ जाती। गोरिल्ला कैरन को आश्वासन देती है कि वह एरोन का ध्यान रखेगी और युवा एरोन इसे पूरी तरह से मान लेता है। ठीक है, तो उसे अपनी बहन के द्वारा सहन किए गए दुख का कोई अंदाजा नहीं है। जब वे अपना खाना एंजॉय करते हैं, कैरन शर्माते हुए नए विभाग में जीवन के बारे में पूछती है, जिससे एरोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसा पल साझा किए हुए काफी समय हो गया है और उसे बहन कहकर बुलाते सुनना उसके लिए थोड़ा अजीब लगता है। उस क्षण में कैरन देखती है कि एरोन अभी भी वही बहन है। वह याद करता है, लेकिन उनकी छोटी सी मुलाकात बाधित हो जाती है जब ओमन आता है और एरोन के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करता है। हत्यारा लिलिया के सामने हंस रहा है। बेशक छोटा भाई अपनी बहन के लिए खड़ा होता है, जिससे अमोन और भी अधिक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वह अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी फर्डिन समय पर आकर उसे रोक देता है। आर्मिन को विश्वास नहीं होता कि फर्डिन भी एरिन का समर्थन कर रहा है, जो हमारी लड़की के लिए थोड़ी सिरदर्द की बात है, क्योंकि सभी लोग यह होते हुए देख रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए वह इसके बजाय आर्मिन के साथ एक द्वंद्व करने का निर्णय लेती है, लेकिन लेडी एसिली आती है और लड़ाई को रोक देती है। यह प्यारी महिला जो एक देवदूत की तरह दिखती है, सभी द्वारा प्रिय है। वह इतनी पवित्र शक्ति से भरी हुई है कि कभी कभी उसे अस्वस्थ महसूस होता है, फिर भी वह कभी भी किसी भी दानव को पराजित करने से चूकती नहीं है। सभी चीजों में लेडी एसिली, फर्डिन की पूर्व प्रेमिका और लेक्सिया साम्राज्य की संत, इस मिशन में जल्दी ही अपनी मृत्यु को प्राप्त होगी। एरोन के आश्चर्य के लिए लेडी एसिली करीब आती हैं और उसे दिलचस्प पाती हैं। फिर एक मुस्कान के साथ घोषणा करती हैं कि उनका द्वंद्व ठीक रहेगा जब तक वह एकमात्र देखने वाली हैं। सभी हैरान हैं, लेकिन एरोन स्वीकार करता है और लेडी एसिली उसे और ओमन को जंगल की ओर ले जाती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या एसिली एरोन से कुछ महसूस कर सकती हैं। द्वंद्व शुरू होता है और जबकि एरिन एक गुस्से में भरे ओमन का सामना कर रही है, वह याद करती है कि उसने उसे कैसे बचाया। फर्डिनेंड के आदेश पर उसके पिछले जीवन में ओमन की संवाद कौशल खराब है और वह आलसी है, जो उसे एक तलवार मास्टर बनने से रोकता है। लेकिन उसे यह समझ है कि नाइटहुड का क्या मतलब है, क्योंकि फेयरडैम के नष्ट होने के बाद भी वह अपनी आखिरी सांस तक उसका बचाव करता है। लगता है कि इस कहानी में सभी का अंत होता है। वह उसे कुछ भी देने की मोहताज है, लेकिन यह अतीत की बात है और हमारी लड़की का इस द्वंद्व को
उसके लिए आसान बनाने का कोई इरादा नहीं है। जब उनकी तलवारें टकराती हैं, आमोन चौंक जाता है कि उसे पीछे धकेला जा रहा है, और इससे पहले कि वह समझ पाता, एरन ने उसे साइड में लात मारी, जिससे वह उड़ता हुआ चला जाता है। उसके होंठ से खून बह रहा है और वह घुटनों के बल है, जबकि एरन चांदनी में ऊंची खड़ी है, अपनी बर्फीली नजर के साथ। वह कितनी कूल लग रही है। थोड़ी और पिटाई के बाद आर्मिन जमीन पर गिर जाता है, जिससे लेडी एसिली द्वंद्व खत्म करने की घोषणा करती है। अपनी थकावट के बावजूद आर्मिन जल्दी से पूछता है कि एरन कैसे लड़ रही है, जबकि वह मुश्किल से तलवार को लंबे समय तक पकड़ सकती है, और वह बड़बड़ाता है कि वह तलवारों के बारे में कुछ नहीं समझती, या नाइटली सम्मान के बारे में। उसकी हैरानी के लिए एरन दौड़ती हुई आती है, उसे एक दानव के हमले से पूरी तरह से बचा लिया, और बस वहीं पर उसे खत्म कर देती है। लेकिन एक पल में दानवों की एक भीड़ उन पर टूट पड़ती है, जिससे उन्हें भागना पड़ता है, जबकि लेडी सेसिली घुटनों के बल गिर जाती है और उसकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं। एक बड़ा दानव लगभग सेसिली को खत्म कर देता है, लेकिन बेशक हमारी लड़की बॉस उसे एक महाकाव्य वार में गिरा देती है। ओमन जल्दी से एरेन को बताता है कि लेडी सेसिली को दौरा पड़ा है, जिससे उसे दानवों की भारी संख्या के बारे में चिंता होती है और तेजी से चलने में कठिनाई होती है, जबकि वह उसे उठाए हुए है। ओमन फिर घबराकर उसे एक छिपने की जगह बताता है जो उसे पता है, और इसलिए वे छिप जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हैं, जैसे वे दानवों को गुजरते हुए देखते हैं। हालांकि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह उन्हें आराम करने का थोड़ा समय दे सकती है। जब वे चुपचाप बैठते हैं, अलमंड उससे उसकी पीठ दिखाने के लिए कहता है, जो उसे हैरान कर देता है। वह संक्षेप में बताता है कि वह उस घाव पर दवा लगाना चाहता है, जो उसने उसे बचाते समय लिया था। पहले जब ओमन एरेन की पीठ पर दवा लगा रहा होता है, वह जिज्ञासापूर्वक उससे पूछती है कि लेडी सेसिली को अचानक दौरा क्यों पड़ा, और उसे पता चलता है कि लेडी एसिली को अचानक दौरा क्यों पड़ा, और उसे पता चलता है कि लेडी एसिली में दिव्य शक्ति का अत्यधिक भंडार है, जो दौरे को बार बार होने का कारण बनता है। जैसे ओमन दवा लगाता रहता है, वह पुराने निशानों को देखकर चौंक जाता है, जो एरन की पीठ पर यातना के हैं, और जिज्ञासा से पूछता है कि यह किसने किया। आखिरकार किसी ने कांच में दरारें देख ली हैं। हालांकि एरन उसे जवाब नहीं देने का फैसला करती है, और बस जल्दी से अपनी वर्दी ठीक करती है। पहले उसे लेडी एसिली को ले जाने का आदेश देती है, जिसकी हालत बिगड़ती जा रही है। एरन सीधे कहती है वह उन्हें मदद करने के लिए जाल बन जाएगी, लेकिन ओमन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जब तक वह चिल्लाने नहीं लगती। कहती है कि वह उसकी तरह तेज नहीं भाग सकती, इसलिए उसे बस बैकअप बुलाना चाहिए, और आदमी बोलने के लिए बहुत स्टंट था। इस बीच फर्डिन का समूह उच्च सतर्कता पर है। जब वह राक्षसों की चीखें सुनता है, अचानक उसे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जहां अमोन एक सिल्ली को अपनी पीठ पर उठाए हुए आता है। हालांकि फर्डिन को कुछ गलत लग रहा है जब वह एरन को उनके साथ नहीं देखता, जिससे अमोन अपना सिर झुकाता है और समूह को सूचित करता है कि एरन अब जाल के रूप में काम कर रही है, जो कैरन और फर्डिन दोनों को चौंका देता है। एरन काटती है, स्लैशेस करती है, सेवा करती है और दोहराती है। वह इसकी आदत डाल चुकी है, क्योंकि उसकी तीसरी जिंदगी में दुनिया पर राक्षसों का इतना कब्जा था कि वहां कोई कानून या व्यवस्था नहीं थी। इसलिए राक्षसों का वध करना पूरी तरह से जीवन रक्षा का मामला था। अब जब वह इस जिंदगी में वापस आई है और समझती है कि वह कितनी कमजोर थी किसी की रक्षा न कर पाने के लिए, वह सभी की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसकी पिछली जिंदगी ने उसे इसके लिए तैयार किया है। चलो फर्डिनेंड के समूह में वापस चलते हैं। कैरन को समझ नहीं आ रहा कि एरोन क्या कह रहा है, और यह उसे गुस्सा दिलाता है कि वह अचानक एरोन को छोड़कर सिर्फ अपने लिए बचने की कोशिश कर रहा है। लेडी एसिली उन्हें बताती है कि उन्हें एरोन को बचाने जाना है। इससे दोनों पुरुषों के बीच की खाई रुक जाती है। फर्डिनेंड कैरन को शांत रहने की याद दिलाता है, क्योंकि एरोन को बचाना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन एक गुस्से में छोटे भाई के रूप में
कैरन अमोन को बेवकूफ कहता है, जो सम्मान के बारे में कुछ नहीं जानता, जो एक संवेदनशील बिंदु को छूता है, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो अमोन ने एरोन का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए थे। जंगल के दूसरी ओर एरोन हाँफ रहा है और घायल है, लेकिन उसने सफलतापूर्वक अपने निशान मिटा दिए हैं। सभी राक्षसों को मारने के बाद वह नाइट्स के कैंप में लौटने की योजना बना रही है, लेकिन उस पल में अचानक रुक जाती है। एरोन सोचता है कि क्या वह वास्तव में समूह में लौट सकती है। उसकी आंखें आसमान पर टिकी हुई थीं। उसने धीरे से नाम लिया, कैलिप्सो। कैलिप्सो लिलिया का बड़ा भाई था, जिसे एरोन कभी नहीं भुला सकेगा, चाहे वह कितनी बार जी ले। वह पहला व्यक्ति था जिसने उसकी सौतेली माँ की क्रूरता को देखा और उसे अपने पिता को बताने के लिए मनाया कि उसने कितनी यातनाएं सहन की हैं। दूसरी ओर एरोन चिंतित है कि उसके पिता उसे एक बेकार बच्चे के रूप में देखेंगे, जैसा कि उसकी सौतेली माँ हमेशा करती थी। फिर भी कैलिप्सो उसे आश्वस्त करती है कि उसके पिता उसे प्यार करते हैं। यह प्यारा लड़का वही था जिसने उसमें और उसके एकमात्र दोस्त में साहस की एक चमक भरी। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे काल कोठरी में ले गई और कैलिप्सो के निर्जीव शरीर को एक चेतावनी के रूप में दिखाया, जिसने निश्चित रूप से हमारी गरीब लड़की को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह शोक में डूबी और कैलिप्सो को सच बताने के लिए खुद को कोसने लगी। एक बच्चे के साथ ऐसा करना शुद्ध बुराई है। कैलिप्सो का शरीर घर भेजा गया और उसकी सौतेली माँ के झूठों से प्रेरित होकर एरोन को उसकी मौत का दोषी ठहराया गया। उस समय तक एरोन की प्रतिष्ठा पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और कोई भी सच जानने की चाहत नहीं रखता था। बारिश में एरोन चाहती है कि वह और भी पीछे जा सके, समय में वापस जाकर कैलिप्सो को कुछ भी न बताने के लिए। मेरे भी यही विचार हैं। कैलिप्सो तो बहुत अच्छा लगता है। या क्या लेखक हमें दूसरे पुरुष लीड के दिल के दर्द से बचा रहा है। खैर, एरोन यह भी समझती है कि पिछले समय के विपरीत लेडी असिली इस बार जीवित रहती है, इसलिए वह मानती है कि भविष्य भी बदल सकता है। अचानक उसे कोई आता हुआ सुनाई देता है और उसकी आश्चर्य की बात यह है कि वह फर्डिनेंड को देखती है ठीक पहले कि वह जमीन पर गिर जाए। लार्थस एस्टेट में एक सेना है जो एक साधारण मार्क्विस के शासन के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन यह वह शक्ति है जो मार्क्विस लार्थस ने मोर्चे की रक्षा के लिए हासिल की है, जिससे वह उनके साम्राज्य में एक मजबूत व्यक्ति बन गया है। हालांकि जब वह युद्ध में है, कोई और सभी शक्ति और धन का आनंद ले रहा है, और वह व्यक्ति है कोरालिया क्रुइलिया गोरिलिया या जो भी। उसे मार्क्विस से शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं, और देखिए यहाँ क्या है। गोरिलिया ने यह छिपा रखा है कि वह काले जादू के साथ तलवार चला सकती है। सच तो यह है कि मार्क्विस से शादी करने से पहले उसे सम्राट द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि वह एक शक्तिशाली योद्धा है। उनके साम्राज्य में केवल 3 तलवार के मास्टर हैं और पूरे महाद्वीप पर 10 से कम। लेकिन सम्राट इस बात से नफरत करता है कि वह 3 तलवार के मास्टरों को नियंत्रित नहीं कर सकता जैसे वह चाहता है। वह कॉर्नेलिया से मदद करने के लिए कहता है। मैं देखता हूँ कि वह पर्दे के पीछे का गर्वित आदमी है। घर लुर्थिस ने हमेशा तलवार के उस्ताद पैदा किए हैं, इसलिए उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा गया। परिवार में शामिल हो और लूटे। मार्क्विस के बच्चों को तलवार के उस्ताद बनने का कोई मौका न दें। सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि मार्क्विस शायद ही कभी घर पर होता है, क्योंकि वह मोर्चे पर तैनात है। लेकिन आज पहली बार उसकी योजना सफल नहीं हुई। उसे पता चलता है कि फर्डिनांड की टुकड़ी दमन मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, एक गुजरते हुए तलवार के उस्ताद के कारण, जिसने दानविक जानवरों का सामना किया। गोरिलिया वही थी जिसने लेडी असिली की हत्या करने का विचार रखा। दमन के दौरान उम्मीद थी कि ड्यूक असिली फर्डिन का समर्थन वापस ले लेगा, और अब उसे अफवाहें सुनाई देती हैं कि एरोन तलवार चला सकता है। कदम की चुड़ैल। उसे अभी भी याद है कि जब उसने पहली बार एरोन से मिला, तब वह उसे एक बार माँ कहकर बुलाने पर कितनी निराश हुई थी। गोरिलिया ने देखा कि एरोन ने कैसे कैरन ने तलवार चलाई, और वह यह जानकर इतनी भयभीत हुई कि एरोन में वह प्रतिभा थी जो एक तलवार के उस्ताद की होती है, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। नतीजतन
कॉर्नेलिया ने बेबी एरोन को यातना देने का फैसला किया। एक तलवार मास्टर के लिए शरीर को नष्ट करना आवश्यक है, जैसे कि उसकी दुष्टता को और अधिक मसाले की जरूरत थी। उसने आगे बढ़कर कॉलोप्स की हत्या कर दी, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि एरोन नीचे गिर जाए। क्या बकवास है, सच में। वह एक बच्चे से जलने के लिए कितनी दयनीय है। तो अब यह असुरक्षित जादूगर रेमन का आदेश देती है अपनी छोटी अनुचरी को अकादमी भेजने के लिए और एरेन की कलाई काटने के लिए, जबकि इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना है। अब हमारी लड़की की ओर लौटते हैं। जब वह अपने कमरे में जागती है तो उसे थोड़ी उलझन होती है और जल्दी से चिंता करने लगती है कि चूंकि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं, जिसने भी किया उसे उसकी चोटें देखनी पड़ी होंगी। कैरन एरोन पर चिल्ला रहा है, कुछ पागल करतब करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन हमारी लड़की यहाँ राहत महसूस कर रही है, क्योंकि कैरन की प्रतिक्रिया को देखकर शायद वही नहीं था जिसने उसके कपड़े बदले जो उसे इतनी खुशी देता है, वह जानकर कि उसने कैरन के भाग्य को सफलतापूर्वक बदल दिया। एक हाथ खोने का, जिससे उसकी मुस्कान इतनी गर्म हो जाती है कि यह उसके छोटे भाई की आंखों में आंसू ला देती है। फिर वह बातचीत बदलता है, उसे बताता है कि अकादमी ने सर रोमन के अकादमी में प्रवेश को मंजूरी दे दी है, जो उसे उसका गार्ड बनाता है, जिससे एरेन बहुत असहज महसूस करता है। गैंग अब फर्डिनेंड के कार्यालय में है और डेरिक ने देखा है कि फर्डिनेंड बदल गया है, क्योंकि भले ही वह बहुत व्यस्त है, वह हर दिन एरेन से मिलता है। उसकी वाइब भी अजीब है, जैसे वह पहले बेदाग दिखता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक खाली नजर है, जो डेरिक को उसके दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में बहुत जिज्ञासु बना रही है। खैर, फर्डिनेंड जंगल में एरेन ने जो कहा उसे सोचने से नहीं रोक पा रहा। तो ठीक उस समय जब वह बेहोश होने वाली थी, उसने उसे कहा कि अच्छा मत बनो और बस उसे बाकी सब की तरह नफरत करो, जिससे वह पूरी तरह से सवाल कर रहा है, क्या वह वास्तव में उससे नफरत करती है? अब लिलिया कमरे में खामोशी भरती है, जबकि उन्हें एक बैठक करनी है, जिससे फर्डिनेंड अपने विचारों से बाहर निकलता है और सोचता है कि लेडी एसिली अभी तक क्यों नहीं आई। यह सुनकर आलमंड बताता है कि वह लेडी एरन से मिलने गई है और सब लोग पूरी तरह से चौंक गए हैं, क्योंकि वह वास्तव में उसे कुछ सामान दिखा रहा है। अब लिलिया भी फर्डिन की राहत को नोटिस करती है जब उसे पता चलता है कि एरन जाग गई है, जिससे वह उन्हें याद दिलाती है कि यह कितना अजीब है कि एक तलवार मास्टर अचानक उत्तरी जंगल में प्रकट हुआ और सभी मध्य स्तर के राक्षसों का वध कर दिया। सबसे ऊपर फर्डिन का पूर्व ससुर ड्यूक कसिली के बारे में कहा जाता है कि वह उनके अकादमी में एक अतिथि प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित होंगे। आरोन के कमरे के अंदर एक देवदूत व्यक्तिगत रूप से आरोन का धन्यवाद करने के लिए आती है, जिससे हमारी लड़की सोचने लगती है कि एक बेवकूफी कितनी अजीब तरह से बोझिल होती है। आरोन के आश्चर्य के लिए एक बेवकूफ उसके पास बैठ जाती है और बताती है कि उसने उसके घावों को ठीक किया है और उसके कपड़े बदल दिए हैं। एक बेवकूफ ने उसकी सभी चोटों को देखा है, लेकिन वह वादा करती है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा है। तब से आरोन को लगता है कि वह अपनी स्थिति को एक रहस्य रखना पसंद करती है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि यह संत वास्तव में दयालु है। आरोन दयालुता से हैरान है, इसलिए वह सीधे एक बेवकूफ से पूछती है कि क्या वह उससे नफरत करती है, जिससे एक बेवकूफ चिल्लाती है कि वह कभी ऐसा महसूस नहीं करेगी। आरोन उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि वह सच में मानती थी कि एक बेवकूफ उसे नापसंद करती है, यह सोचते हुए कि वह ही है जो उसके और फर्डिनांड के बीच ब्रेकअप का कारण बने। असिलिया अपनी माफी व्यक्त करती है कि वह अपने हालात के बारे में फर्डिन से चर्चा नहीं कर सकी, लेकिन वह आरोन को आश्वस्त करती है कि उसके प्रति कोई बुरी भावनाएं नहीं हैं, खासकर क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। क्या कोई सिद्धांत है कि उसका फर्डिनांड के साथ असली संबंध क्या है? दोनों महिलाएं एक दूसरे को उनके नाम से बुलाने का निर्णय लेती हैं और बस ऐसे ही आरोन को अंततः एक दोस्त मिल जाता है और बस ऐसे ही एरोन को आखिरकार एक दोस्त मिल जाता है। उफ, मेरा दिल उसके लिए बहुत खुश है। एरोन प्रशिक्षण मैदान में वापस आ गया है और किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से मिलता है
आर्मिन जो अब उसे सम्मान के साथ संबोधित कर रहा है, जिससे अन्य छात्र काफी हैरान हैं। एरोन चौंक जाता है जब ओमेन उल्लेख करता है कि उसने शुरुआती कक्षा में स्थानांतरित किया। यह विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि उन्नत कक्षा में पहुंचने के लिए एक छात्र को एक मिशन पूरा करना होता है, और ओमेन को सबसे उच्च रैंकिंग मिशनों में से एक पूरा करने के लिए जाना जाता है। शून्य पर वापस जाना बस समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि आर्मिन उस रात उसे पीछे छोड़ने के लिए अभी भी दोषी महसूस कर रहा है, जिससे उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। वह उससे यह कहने के लिए भी माफी मांगता है कि वह इतना घमंडी था, और ठीक उसी तरह जैसे लेडी एक बेवकूफ। वह वादा करता है कि उसने जो निशान देखे हैं उन्हें अपने पास रखेगा। फिर वह उससे एक स्पारिंग मैच के लिए पूछता है, अगर वह पहले से ठीक हो चुकी है, और उन चमकती आंखों में यह दिखाता है कि वह कितना मजबूत होना चाहता है। एरेन इसे समझती है क्योंकि ये वही आंखें हैं जो उसकी तीसरी जिंदगी में थीं, इसलिए वह खुशी खुशी उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती है। क्या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, या ओमेन सच में आकर्षक होता जा रहा है? रामेन अकादमी में पहुंचता है और ड्यूक कसिली को देखता है, साम्राज्य के पहले नाइट ऑर्डर का कमांडर और सभी नाइट्स द्वारा प्रशंसा किए जाने वाले एक तलवार के मास्टर। ड्यूक यहाँ है पूरे मॉन्स्टर की स्थिति की जांच करने के लिए, और चूंकि रामेन को देखा गया है, वह सोचता है कि ड्यूक का सही स्वागत करने का समय है। ड्यूक की अजीब इंद्रियां रामेन को एक उच्च नाइट मानती हैं, लेकिन फिर भी कमजोर, इसलिए वह उसे नजरअंदाज कर देता है और एरेन की जांच करने चला जाता है, जो प्रशिक्षण मैदान पर है। ऐसा लगता है कि कुछ रोमांचक हो रहा है। छात्र स्टैंड है, क्योंकि एरेन न केवल अपनी रक्षा कर रही है, बल्कि आलमंड के खिलाफ वास्तव में जीत रही है। उसने केवल एक बार उसकी तलवार की तकनीक की नकल की है। यह कितना शानदार है। एरेन ओमन की मदद करती है, और अब जब वे आराम से बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि उसने एक और दोस्त बना लिया है। मुझे इस लड़के से सच में प्यार हो रहा है। ड्यूक अजीब। ऐसा लगता है कि उसने पूरी लड़ाई देखी है और एरेन की अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा भी करता है। लेकिन जो वास्तव में हमारी लड़की को चौंकाता है, वह है जब वह भीड़ में रामेन को देखती है। रामेन वह था जिस पर एरेन हमेशा भरोसा कर सकती थी अपने पिछले जीवन में, लेकिन यहाँ एक पागल मोड़ है। वह व्यक्ति जिसने उसकी जिंदगी खत्म की, वह वही निकला। वह उसके पास आता है और उसके बारे में सोचने से कि वह कितना मेस्ड अप है, उसे उसका हाथ हटा देना पड़ता है। वह इसे ऐसे दिखाती है जैसे वह पूरी तरह से पसीने में है, लेकिन फिर वह उसे एक सच्ची मुस्कान के साथ कहती है। लेकिन फिर वह उसे एक सच्ची मुस्कान के साथ मारती है और कहती है, उसे देखना बहुत अच्छा है, क्यों नहीं? जाहिर है वह इस बार अपनी प्रतिशोध लेगी, और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, मेरी रानी। अगर कोरालिया का काम एरोन के पंख काटना है, तो रोमन का काम एरोन के उद्धारकर्ता का किरदार निभाना है। हालांकि यह एक नकली उद्धारकर्ता की तरह है। एक बार एरोन को एक बहुत कठिन अनुभव हुआ था। जब एक सांप ने उसके पैर को काटा, रोमन उसकी मदद के लिए आया। लेकिन सच यह है कि उसने पूरा दृश्य देखा और मदद करने से पहले थोड़ी देर इंतजार किया। वह उसके साथ मजाकिया तरीके से फ्लर्ट करता, और उसे यह बहुत मजेदार लगता है कि उसका चेहरा उदास से मुस्कुराते हुए बदल जाता है। घिनौना और बदसूरत, आशा है तुम गंजे हो जाओ। शुक्र है एरोन को इस आदमी के साथ अपनी आवाज बर्बाद नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें कक्षा के लिए बुलाया गया है। इसलिए वह और ओमेन चलते हैं, रोमन को पीछे छोड़ते हुए। इस गंदे आदमी को देखो, जो लगता है कि एरोन ने उसे धक्का दिया है, लेकिन फिर वह मुस्कुराता है, जैसे वह उसे याद दिलाने वाला हो कि उसका उद्धारकर्ता कौन है। ओह सच में, तुम उस तरह के आदमी हो जिसे महिलाएं छोड़ना चाहती हैं। पढ़ो। ड्यूक एक बेवकूफी से फर्डिनेंड से उसके कार्यालय में मिलता है, लेकिन ड्यूक की औपचारिक आवाज फर्डिनेंड को उसे अधिक अनौपचारिक तरीके से बोलने के लिए प्रेरित करती है। ड्यूक की करीबी स्थिति को देखते हुए, ड्यूक की निकटता को देखते हुए, उसकी माँ के साथ संबंध, और कैसे उसने अपने बचपन में उसकी देखभाल की। अरे, ऐसा लगता है कि फर्डिन ने यहाँ एक छोटी सी गलती की है।
ड्यूक को सामान्य रूप से व्यवहार करने की अनुमति देने के बाद अब बूढ़ा आदमी अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि जब वह दक्षिणी पहाड़ों में दानवों से निपट रहा था, फर्डिन ने बिना उसे बताए एरोन से सगाई कर ली। ड्यूक को पता चला कि सम्राट वही था जिसने सगाई की व्यवस्था की, लेकिन सच में वह अभी भी बहुत नाराज है कि फर्डिन ने अपनी बेटी को छोड़ दिया। फर्डिन ड्यूक की गुस्से को खुशी से स्वीकार करता है। लेकिन देखो, कमरे में और कौन है? लेडी एसिली अपने पिता को याद दिला रही है कि फर्डिन के साथ उसका रिश्ता बस एक अनुबंध है, तो यह है दोस्तों, वे वास्तव में प्रेमी नहीं थे। वह अपने पिता से कहती है कि उसके दोस्त पर ताना न मारे। एरोन और मुस्कुराते हुए वह उसे आश्वासन देती है कि वह भी उसके साथ अच्छे से रहेगी, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। ड्यूक एरोन की अद्भुत प्रतिभा को स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए वह फर्डिन से पूछता है, क्या उसकी सगाई स्वीकार करने का निर्णय उसकी क्षमताओं को पहचानने से प्रभावित था, अपनी खुद की शक्तियों के माध्यम से? निष्पक्ष डेन लेक्सिया में एक विशेष क्षमता है जो लेक्सिया रक्त रेखा के माध्यम से चली आ रही है, जिससे वह किसी व्यक्ति का अतीत देख सकता है, जिसे सत्य देखने वाली आंखें कहा जाता है। अब यह समझ में आता है कि वह एरोन के प्रति इतना निर्णयात्मक क्यों नहीं था। हालांकि फर्डिन की शक्ति ऐसी नहीं है जिसे वह नियंत्रित कर सके, और यह बस अचानक प्रकट होती है। इसलिए वह दावा करता है कि उसने एरोन की तलवारबाजी कौशल के बारे में कुछ नहीं देखा। ड्यूक तुरंत समझ जाता है कि फर्डिन ने कुछ अलग देखा होगा, लेकिन राजकुमार साझा करने से इनकार कर रहा है। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ने का फैसला नहीं करता, फिर भी वह उसे धीरे से याद दिलाता है कि सम्राट हमेशा उसे नीचे लाने के लिए अवसर की तलाश में है। ड्यूक एसिली एक समर्पित तलवार मास्टर है, जिसने साम्राज्य के परिवार के मामलों से बाहर रहने की शपथ ली है। जब समय आएगा तो वह फर्डिनंद की मदद करने में असमर्थ होगा। वह जानता है कि सम्राट ने फर्डिनंद को साम्राज्य की तथाकथित खलनायिका से सगाई करने की अनुमति दी है, इसलिए अगर एरोन कोई गलती करता है तो वह फर्डिनंद को उसकी महिला को नियंत्रित न करने के लिए दोषी ठहरा सकता है। सच में हम सम्राट को बमुश्किल जानते हैं, लेकिन उसके बाद मैं उससे पूरी तरह से थक चुका हूँ। ड्यूक जानना चाहता है कि क्या सच में हम सम्राट को मुश्किल से ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद मैं उससे पूरी तरह से थक चुकी हूँ। ड्यूक जानना चाहता है कि क्या वास्तव में दमन के दौरान गिर गया, क्योंकि यह काफी असामान्य है एक साधारण योद्धा के लिए एक राक्षसों की भीड़ को हराना। वह फर्डिन से पूछता है कि क्या वास्तव में एक तलवार के मास्टर का हाथ था। हालांकि फर्डिन ड्यूक को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वे स्थिति का आकलन करने में असमर्थ थे। जब वे पहुंचे तब सब कुछ पहले से ही बर्बाद हो चुका था। फिर भी वह खुद को इस संभावना के बारे में जिज्ञासु पाता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति दमन टीम का हिस्सा हो सकता है। ड्यूक एक बेवकूफ यह पता लगाने के लिए उत्साहित है कि कौन अपने शक्ति को छुपा रहा है, क्योंकि उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना किए हुए काफी समय हो गया है। आज रात वह विशेष रूप से फर्डिन के प्रति आभारी है, अपनी बेटी को बचाने के लिए। प्रिंस मुस्कुराता है और धीरे से प्रशंसा को अस्वीकार करता है, यह मानते हुए कि यह ओमन और एरोन हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं। फर्डिन एक उपपत्नी के पुत्र हैं, लेकिन उनके पास एक गर्म और दयालु आभा है। अगर आप अकादमी में किसी से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि कोई और प्रिंस के शीर्षक का अधिक हकदार नहीं है जितना वह है कुछ महीने पहले। फर्डिन और लेडी एसिली जो बचपन से करीब रहे हैं, खुशी से उन्होंने अपनी रोमांटिक रिश्ते को सबके सामने दिखाया, जिससे बहुत ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन जैसे ही वे अकेले होते हैं, वे जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जो अभी हुआ है उससे बहुत नफरत महसूस करते हैं, और वे तो झगड़ने भी लगते हैं। हाँ, वे सच में दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं, प्रेमियों की तरह नहीं, लगभग जैसे वे भाई बहन हों। इस फर्जी रिश्ते के अनुबंध को बनाने का कारण शक्ति संघर्ष और थोड़ी व्यक्तिगत दुश्मनी है। यह स्पष्ट है कि सम्राट को पहले राजकुमार के प्रति विशेष स्नेह है, क्योंकि वह आधिकारिक साम्राज्य का बच्चा है।
फर्डिन, जो साम्राज्य के कुलीनों से जुड़ा नहीं है, खुद को असहाय महसूस करता है। जब तक लेडी एसिली का चित्र में आना नहीं हुआ, अपनी संत की शक्तियों के साथ उसने सम्राट के बारे में कुछ महसूस किया होगा, जिसने उसके प्रति उसकी नाराजगी को जन्म दिया। चूंकि फर्डिन को अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए एक संबंध की आवश्यकता है, लेडी एसिली, जो फर्डिन की क्षमता पर विश्वास करती है, सम्राट की तानाशाही का मुकाबला करने के लिए अनुबंध में प्रवेश करने का निर्णय लिया। हालांकि यह कहना आसान था, करना नहीं, क्योंकि प्रेमियों की तरह दिखावा करना वास्तव में लेडी को थका देता है, जिससे फर्डिन को उसे आश्वस्त करना पड़ता है कि वह बस अनुबंध को रद्द कर सकता है, जिससे फर्डिनेंड उसे आश्वस्त करता है कि वह बस अनुबंध रद्द कर सकता है। अगर उसे पसंद है तो वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फर्डिनेंड इस शक्ति संघर्ष में निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। लेकिन हमारा लड़का यहाँ चिंतित है कि वह उसे खतरे में डाल सकता है उसके साथ शामिल होकर। लेडी एसिली ने उसे गंभीरता से देखा और कहा कि उसने यह अनुबंध किया न कि उसकी जान बचाने के लिए, बल्कि क्योंकि एक संतोषी के रूप में वह जानती है कि वह उनके साम्राज्य के लिए सबसे अच्छा कर रही है। तो रुको, फेरेडिन अतीत देख सकता है, जबकि संतोषी भविष्य देख सकती है। उस समय वे फेरेडिन के मजबूर रिश्ते से एरोन लिर्थस के साथ जूझ रहे थे। सगाई की बातों के कारण सम्राट ने आदेश दिया नहीं। फेरेडिन को एरोन से मिलने के लिए भोज में शामिल होने के लिए मजबूर किया। उसे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही वह समय था जब फर्डिनेंड ने पहली बार एरिन का सामना किया, और जैसे ही हमारी गरीब लड़की भोज हॉल में कदम रखी, नोबल्स अपने आप को उसके बारे में बकबक करने से रोक नहीं सके कि वह एक विलेनस है जिसने दूसरे राजकुमार को उससे सगाई करने के लिए मजबूर किया। एरोन ने दूर जाकर कोने की ओर बढ़ा, जिसने फर्डिन की जिज्ञासा को आकर्षित किया, और जैसा कि वह एक दयालु बच्चा है, उसने उसे एक केक देने का निर्णय लिया। जैसे ही एरोन बात करने वाला था, फर्डिन की शक्ति अचानक सक्रिय हो गई। उसे एरोन के अतीत की एक झलक दिखाते हुए उसने देखा कि एक युवा एरोन अकेले ही रो रही थी, और इससे उसे अपने अतीत की यादें ताजा हो गईं। इसके बाद फर्डिनेंड अपने ध्यान से वापस आया, लेकिन दुख की बात है कि उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा था अपने शक्ति के दुष्प्रभावों के कारण। इससे आसपास के सभी लोगों ने सोचा कि एरिन ने उसे कुछ भयानक कहा होगा। एक दुष्ट महिला जिसे खराब व्यक्तित्व का कहा जाता था, यही उसे बुलाते थे, और यह एरिन को परेशान करने लगा। उसने खुद को वहां से बाहर करने का फैसला किया, लेकिन जब फर्डिनेंड ने उसकी आंसू भरी आंखें देखीं, तो उसे अपने देखे हुए अतीत की याद आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी आवाज ऊंची की ताकि उसे धन्यवाद दे सके कि उसने उसकी चिंता की। वह चक्कर खा रहा था जिससे हमारी लड़की चौंकी, जब तक उसने समझा कि वह जानबूझकर ऊंची आवाज में बोल रहा था ताकि जिज्ञासु दर्शक समझ सकें। न केवल यह, बल्कि फर्डिनेंड ने एरोन को केक दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपना भोजन का आनंद ले, जिससे वह उसे धन्यवाद देने के लिए मजबूर हुई। वे दोनों कितने सुंदर हैं। फर्डिनेंड अकादमी के डॉम में वापस आया, पार्टी से थका हुआ, लेकिन उसके विचार अभी भी एरिन पर थे। वह साम्राज्य की जादूगरनी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसने कभी उसे कोई परेशानी करते नहीं देखा। यहाँ तक कि आज के भोज में भी वह चुपचाप कोने में रही और जल्दी चली गई। यह आदमी ही एकमात्र समझदार है। तुम्हें मेरा वोट मिला। फिर वह अपनी खिड़की की सीट पर बैठ गया, और जब उसने बाहर देखा तो वह यह देखकर बहुत चौंका कि एरोन एक पेड़ के नीचे थी, अपनी गोद में एक बिल्ली के साथ गा रही थी। सभी का मानना है कि फर्डिन दूसरे राजकुमार में सबसे अच्छा है, फिर भी उसका अपना पिता उसे अपनी माँ के समान होने के लिए नफरत करता था और उसे बेकार का आधा नस्ल का ठहराया। फर्डिन का माँ पवित्र साम्राज्य की संत है, लेकिन इस गंदे पिता ने इसे कुचल दिया, उस पर शासन किया और अपनी माँ को अपनी दासी बना लिया। फर्डिनेंड वह है जिसने सम्राट के खून को दागदार किया उसके पिता की नज़र में, और अगर उसके पिता को पता चला कि उसने विशेष शक्ति विरासत में पाई है तो उसे निश्चित रूप से मौत दी जाएगी। नमस्ते 911। क्या हम देख सकते हैं कि सम्राट के पास कोई बुद्धि है या नहीं? एक वैज्ञानिक को छीन लिया और फिर बच्चे के अस्तित्व पर तंज कसता है।
सच में उसकी स्थिति के कारण फर्डिनेंद के पास दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं है, लेकिन वह एक तथाकथित विलेनस के बारे में जिज्ञासु हो गया, जिसे उसने उस रात एक बिल्ली को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा। अगले दिन कक्षा में फर्डिनेंद ने महसूस किया कि वह आवारा बिल्ली वही थी, वह दुबला बिल्ली जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब वह स्वस्थ लग रही थी, जिसका मतलब है कि एरोन ने इसका ख्याल रखा होगा। वैसे भी फर्डिनेंड के संभावित नाइट ऑर्डर के सदस्य डेरिक, कैरन अमोन और लिलिया लेडी असिली के साथ उसके अनुबंध के बारे में नहीं जानते या उसके पारिवारिक मामलों की विशेषताओं के बारे में, लेकिन वे सभी जानते हैं कि उसे सम्राट से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। डेरिक उसके पास चिंतित चेहरे के साथ आया और पूछा कि क्या भोज में कुछ गलत हुआ, क्योंकि वहां बुरा एरोन था। फर्डिनेंड ने उसे याद दिलाने का मौका लिया कि हमेशा अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि डेरिक ने उसके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, यह कहते हुए कि कोई अच्छा व्यक्ति 10 सालों से इतनी बुरी अफवाहों से घिरा नहीं हो सकता। उसे लगता है कि एरोन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह चौंक गया जब फर्डिनेंड ने अभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। आज फर्डिनेंड ने एरोन को 8वीं बार देखा, खुशी खुशी अपने छात्रावास के पीछे। फर्डिनेंड का छात्रावास पुरानी इमारत में है, इसलिए छात्र यहाँ शायद ही आते हैं, जिसका मतलब है लोगों से टकराने की संभावना कम है। शायद यही वजह है कि एरोन ने इसे खाने के स्थान के रूप में चुना। माफ करना प्रिय, लेकिन तुम्हारे सोचने के विपरीत और तुम्हारे छोटे राज के बारे में जानता था। हमारे आकर्षक राजकुमार। फर्डिन का जीवन नफरत किए गए दूसरे राजकुमार के रूप में सफोकेटिंग था, लेकिन हर रात अपनी खिड़की पर एरिन का इंतजार करना और उसकी मुस्कान देखना इसे थोड़ा सहनीय बना देता है। ये दोनों सच में जीवन में सारी खुशियां पाने के हकदार हैं। एक रात फर्डिन गर्जने की आवाज से जागा और तुरंत बिल्ली का ख्याल आया। जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसने एरिन को घुटनों के बल देखा, इसलिए वह जल्दी से बाहर भागा। वह बारिश में छाता पकड़े खड़ा था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि मदद करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एरिन ने पहले ही अपनी बिल्ली को दफन कर दिया था। 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया और फर्डिन ने खिड़की से देखना बंद कर दिया, क्योंकि एरिन कभी वापस नहीं आई, क्योंकि वह एक अलग विभाग से थी। वे कभी फिर नहीं मिलेंगे। अब जब छोटी बिल्ली नहीं रही, फिर भी छात्र सगाई की अफवाहों के बारे में बात करना नहीं रोकते, इसलिए डेरिक उन्हें बेताबी होकर भगा देता। फर्डिन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसके इस दोस्त ने उसके पीछे चलने का फैसला क्यों किया। फर्डिन मानता है कि वह कुछ नहीं है, बस एक खाली सुंदर खोल, और जो भी उसके पीछे आया है या तो उसे छोड़ दिया है या उसके साथ दुख सहा है। लेकिन डेरिक को कोई परवाह नहीं है। डेरिक सोचता है कि जब सभी दर्द से गुजरते हैं तो उस बोझ को उस व्यक्ति के साथ साझा करना बेहतर है जिसके प्रति वह वफादार रहना चाहता है, और यह सब करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। यह पूरी तरह से फर्डिन को चौंका देता है और वह हंस पड़ता है, कहते हुए कि उसकी टीम बस पागल है। ये है सच्चे दोस्त। फर्डिन ने कभी एरोन से संपर्क नहीं किया, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह उसे और दर्द पहुंचा सकता है। लेकिन पहली बार उसे अपने पिता के लिए आभारी महसूस हुआ, क्योंकि उसने एरोन को उसका बना दिया। एक सगाई समारोह के बाद अगली बार जब उसने एरोन को देखा, वह तब था जब वह तलवारबाजी विभाग में शामिल हुई और उसके एक हिस्से को उसे बेहतर जानने का मौका मिलने की खुशी हुई। वह पहले गिरा और ज्यादा गिरा। हालांकि एरोन आज तक उसे अपने करीब आने से रोकती रही। जब उसने उससे एक निजी बातचीत की मांग की, उसने लेडी असिली से पता लगाया कि फर्डिन को एक और मिशन पर भेजा जाएगा और उसे संदेह है कि उसे भी उसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा। इसलिए वह पूछती है कि क्या वे साथ काम कर सकते हैं। हमारा गुप्त प्रेमी थोड़ा चौंका हुआ लगता है, लेकिन मैं बस उसकी धड़कनें तेज होती हुई कल्पना कर सकता हूँ। फर्डिन कितना प्यारा है, लेकिन अरे, किसी को मेरी अच्छी मूड को खराब करना ही था। और यह वही रेमोरान है जो उन पर नजर रख रहा है, और यह वही रेमोरन है जो उन पर नजर रख रहा है। रामोस्टर को गेरिला से सुनाई देता है।
कि सम्राट ने दूसरे राजकुमार और उसके योद्धाओं को वेयरवुल्फ जनजाति को खत्म करने का आदेश दिया है। काउंट लियोन उनके पीछे है, लेकिन वह मदद करने की गारंटी नहीं देता। वे यात्रा के दौरान फर्डिनेंड को खत्म करने का इरादा रखते हैं और रोमन एरोन का अंगरक्षक बनेगा, लेकिन जब वह अकेला होगा तो वह उसे पानी में धकेलने का इरादा रखता है। मदद करेगा और फिर उसका हाथ काट देगा। हाँ हाँ, शांति से रहो राजकुमारी, नहीं तो ये शब्द वापस आएंगे। अभियान शुरू होता है और उनका मिशन वुल्फकी को अधीन करना है और जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें बचाना है। हालांकि चूंकि जानवर दोनों बुद्धिमान और मजबूत हैं, फर्डिन के समूह जैसे एक रिजर्व नाइट को स्थिति को संभालने के लिए कुछ अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए सम्राट ने काउंट लियोन को साम्राज्य के तलवार के मास्टरों में से एक उनकी मदद के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया। और अब वे यात्रा के दौरान काउंट से मिलने के स्थान की ओर जा रहे हैं। सभी ने देखा कि फर्डिनेंड और एरोन हमेशा एक साथ रहते हैं, जिससे छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है और यह थोड़ा प्यारा है। उस शाम उन्होंने कैंप लगाया। दोनों एक साथ बैठे हैं, जो समूह के लिए थोड़ा असामान्य लगता है। हालांकि अमोन कुछ और देखता है। यह रामेन है जो एरन को घूरने से नहीं रुकता। ओमेन ने कैरन से सीखा कि सर रामेन ने एरन का ख्याल रखा है जब से वह बच्ची थी, जिससे वे काफी करीब हैं। हालांकि ओमेन को यह अजीब लगता है क्योंकि रामेन की एरन को दी गई बर्फीली नजरें उस करीबी रिश्ते को बिल्कुल नहीं दिखाती। ओमेन प्यारे, बस अद्भुत बने रहो। जब वे दोनों जंगल में जाते हुए देखते हैं, एरिक और कैरन उन्हें फॉलो करने का फैसला करते हैं, लेकिन ओमेन, जो जोड़े के लिए उत्साहित लगता है, उन्हें रोकता है और उन्हें कैंप के लिए तैयार होने के लिए खींचता है। दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां खूबसूरत जुगनू जंगल को रोशन कर रहे हैं, और जैसे ही फर्डिनेंड दृश्य का आनंद लेता है, एरन उन शब्दों को कहने के लिए तैयार होती है जो उसने अपनी पिछले जीवन में कहने की हिम्मत नहीं की थी। वह चुप्पी तोड़ती है और उसे बताती है कि वह उनकी सगाई को रद्द कर देगी, जो उसे चौंका देता है और वह पूछता है क्यों। वह मानती है कि उसे सगाई पसंद नहीं है और कहती है कि वह भी इसे नहीं चाहती, तो रिश्ते को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। एरन मुड़ती है और चल देती है, जबकि फर्डिनेंड घबरा जाता है, लगभग उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तय करता है कि नहीं, तो वह वहां खड़ा रह जाता है, पूरी तरह से उलझन में। यह सगाई मजबूरी में हुई थी, लेकिन यह सच है कि वह ही वजह थी जिसके कारण फर्डिन और लेडी असिली को अलग होना पड़ा। हालांकि उनमें से किसी को भी उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, चाहे उसकी पहली जिंदगी में हो या इसमें। इसलिए अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए एरन यह तय करता है कि वह फेयरडेन को उसके साथ नहीं गिरने देगा। रामेन उनकी बातें सुन रहा है, लेकिन पल भर में एरन गायब हो जाता है, इसलिए फर्डिन भी बाहर जाने का फैसला करता है। हालांकि एक ठंडी आभा रामेन को चौंका देती है और वह अपनी तलवार निकाल लेता है। बेहद डरा हुआ दिखता है। वह देखता है कि एरन उन तीव्र हत्या की आंखों के साथ है और उससे पूछता है कि वह क्यों छिप रहा है। दोनों एक तालाब के पास चुपचाप चलते हैं, एरन आगे बढ़ते हुए। रामोरन उस असामान्य आभा से पजल्ड महसूस करता है। वह कुछ ऐसा महसूस करता है जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। यह केवल हत्या की भावना से अधिक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे नरक के दरवाजों में देख रहा हो। वे रुकते हैं जब एरन गंभीर चेहरे के साथ उससे फिर से पूछता है कि वह क्यों उसकी और फर्डिन की जासूसी कर रहा है। यह सुनकर रामोन उसे बताता है कि वह बस उसकी चिंता में उसका पीछा कर रहा था। फिर वह उसे वह घिनौना मुस्कान देता है, उसे जेंटली याद दिलाते हुए कि जबकि फर्डिन को एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सतर्क रहना समझदारी है जिसे वह नहीं जानती। खैर, यह वही आदमी है जिसे एरन ने इतना भरोसा और सम्मान दिया, जब तक उसने यह नहीं खोजा कि यह सब एक झूठ था। चाहे उसने कितनी भी जिंदगियां जी हों, वह बस उस मुस्कुराते हुए चेहरे की याद को नहीं भुला सकी जब उसने उसे छुरा घूंपा। भले ही वह एक दूसरे दर्जे का खलनायक हो और किसी ने उसे उसका हत्या करने का आदेश दिया हो, उसके चेहरे पर दुख या अपराध बोध का कोई संकेत नहीं था, बस एक राहत की भावना थी।
एरिन बस यह समझ नहीं पा रही है कि वह इतना निर्दयी क्यों हो सकता है, जब उसने हमेशा उसके साथ दयालुता से पेश आया। निराश होकर वह समझाने लगती है कि जब एक तलवार किसी के शरीर में घुसती है तो यह सच में दर्दनाक होता है और वे दर्द में कांपते हैं। सब खत्म होने से पहले रोमन पीछे हटता है, पूरी तरह से खोया हुआ, और कैंप वापस जाने का विचार छोड़ देता है। एरिन इससे सहमत है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगती है, वह एक शैतानी मुस्कान देता है। अपनी पिछली जिंदगी में एरिन एक पल को याद करती है, जब वह और रोमन एक तालाब के पास टहल रहे थे और किसी ने उसे पानी में धकेल दिया। रोमन वहां उसे मदद करने के लिए था, लेकिन उस घटना के बाद उसकी चिंता बढ़ गई, इस हद तक कि किसी पर भरोसा करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। वह समझती है कि यह सब रोमन की योजना का हिस्सा था, शुरुआत से ही, ठीक जैसे अब रोमन उसे धक्का देने वाला है। लेकिन एरोन उसकी तरफ इतनी गुस्से से देखता है कि रोमन को लगता है कि वह खतरनाक है। वह अपनी तलवार खींचता है, लेकिन बम उसका कलाई उसके हाथ से अलग हो जाता है, जिससे वह दर्द में चिल्लाता है। एरोन खुश है कि यह आदमी बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि उसने उसे माफ करने का एक मौका दिया हो सकता है। इसलिए वह मुस्कुराती है और अपनी तलवार फिर से निकालती है। मैडम, यह बहुत अच्छा नहीं था, फिर से करो। मेरे बेवकूफ, इतना शोर कर रहा है कि एरिन को उसका मुंह पकड़ना पड़ता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह मौत का सामना कर रहा है। जैसे ही वह उसे छोड़ती है, वह कबूल करना शुरू करता है कि कोरालिया ने उसे कहा था कि सुनिश्चित करे कि वह फिर कभी तलवार नहीं चला सके। फिर वह एक दुखी अभिनय करता है, सोचते हुए कि वह उस पर भरोसा करेगी, यह जानते हुए कि एरोन उसे जाने नहीं दे सकती, क्योंकि उसने हमेशा प्यार की इच्छा की है। वह मानता है कि थोड़ी सी भी स्नेह उसे जीत लेगी, लेकिन सर मैनिपुलाबन यह हमारी लड़की पर कभी काम नहीं करेगा। और वह घोषणा करती है कि यह उसकी कहानी का अंत है। वह कांपने और रोने लगता है, जैसे वह उससे अपनी जान छोड़ने की भीख मांगता है, और यहाँ तक कि उसे नरक की धमकी देता है, जिससे वह बड़बड़ाती है कि उसने भी पहले उससे भीख मांगी थी। उस दिन जब रोमन ने एरिन की हत्या की, उसने उसके पैरों से लिपटकर अपनी जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन उसने कभी नहीं सुनी। इसलिए वह बस उसके द्वारा किए गए काम का बदला ले रही है। वह अपनी तलवार से उसके दिल को छेद देती है और एक जंगली रानी की तरह उसे इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि जब उसकी प्रतिशोध पूरी हो जाएगी तो वे शायद नरक में फिर मिलेंगे। यह अब तक की सबसे ठंडी लाइन है। इस बीच फर्डिनेंड सांस फूलते हुए कैंप में लौट आया, सबको सूचित करते हुए कि एरिन चली गई है। दूसरा राजकुमार निराश हो जाता है जब वह कहता है कि उसने पूरे क्षेत्र की खोज की है, लेकिन उसे नहीं पाया। इसलिए उन्हें फिर से खोज शुरू करने के लिए सभी को जगाना होगा। लेकिन उसकी आश्चर्य की बात है कि एरिन अपने टेंट से बाहर आती है। वह बताती है कि वह उनकी बातचीत के बाद सीधे कैंप में लौट आई, और जब वह उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार होता है तो वह तुरंत उसे हटा देती है, यह इंसिस्टिंग करते हुए कि उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भले ही अतीत में फर्डिनेंड हमेशा उसकी चिंता करता रहा है और कभी नहीं माना कि उसने कैलिप्सो को मारा, क्योंकि वह ऐसी व्यक्ति नहीं है। वह उसके प्रति धैर्यवान था, उसे आश्वस्त करते हुए कि अगर वह उसे कुछ बताने के लिए तैयार है तो वह उसकी मदद करेगा। लेकिन इस जीवन में चीजें बदल गई हैं। रोमन के अंतिम शब्द यह कहते हुए कि एरिन को कभी प्यार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह अब एक हत्यारी है। उसे परेशान मत करो। और वह एरिन के उसे नफरत करने से ठीक है। वह कचरा फेंकती है। रामेन के ठंडे शरीर को एक चट्टान से नीचे फेंक देती है, यह घोषणा करते हुए कि अगर उसकी तलवार उसे एक विलेन बना देती है तो ऐसा ही सही है। आखिरकार वह नफरत की आदी है, और अगर कोई रात में फर्डिनेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह खुद एक दानव बनने के लिए तैयार है। ओह मेरे भगवान, मेरी रानी के लिए धीमी तालियां। अगले दिन जब वे अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं, कैरन एरिन के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने रोमन को देखा है। हमारी निर्दोष दिखने वाली लड़की बस कहती है उसने उसे नहीं देखा, जो कैरन को चिंतित करता है, क्योंकि रोमन का तंबू खाली है और उसकी घोड़ी गायब हो गई है। खैर,
एरन ने सब कुछ तैयार किया और घोड़ी को भेज दिया ताकि सभी को विश्वास हो जाए कि रोमन लुर्थिस एस्टेट लौट गया है। फर्डिनेंड विश्वास नहीं कर सकता कि वह बिना उसकी अनुमति के चला गया, इसलिए वह सवाल पूछने लगता है जब तक ओमान मेरा दोस्त एरन का समर्थन करता है और कहता है कि उन्हें बस छोड़ देना चाहिए। ओमन उन्हें आश्वस्त करता है कि क्योंकि रामेन एक उच्च रैंक का योद्धा है और क्षेत्र में कुछ ही दानव हैं, निचले स्तर के जानवर भी नहीं, वह जहां भी जाए सुरक्षित रहेगा। ओमेन को लगता है कि रामेन उनके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे उससे हमेशा बुरा वाइब मिलता है और वह लेरस परिवार पर भरोसा नहीं करता। एरेन की बुरी तरह से घायल पीठ देखने के बाद आर्मिन को शक है कि एरोन के परिवार में से किसी ने उसे ऐसा किया, कैरन को छोड़कर, जो न तो सक्षम है और न ही उसकी बहन को चोट पहुंचाने के लिए क्रूर है। उनके पास काउंट लियोन से मिलने की भी समय सीमा है, इसलिए फर्डिनेंड तय करता है कि उन्हें चलने की तैयारी करनी चाहिए। एरोन को राहत महसूस होती है कि उन्होंने रोमन के ठिकाने के बारे में और गहराई से नहीं पूछा, और जब वह अपना बैग तैयार कर रही होती है तो वह चौंक जाती है जब फर्डिनेंड अचानक उसका बैग उससे छीन लेता है। वह पूछता है कि क्या वह आज भी उसके बगल में बैठ सकती है, लेकिन एरोन ऐसा लग रहा है जैसे वह डेरिक के साथ जगह बदलने की योजना बना रही है। इसलिए मेरा लड़का यहाँ अपना तरीका बदलने का फैसला करता है और कहता है कि वह चाहता है कि वह उसके बगल में बैठे। यह एक इच्छा है, सवाल नहीं। क्या हम और भी साहसी होते जा रहे हैं, प्रिंस? वह उसे यह भी याद दिलाता है कि वह वही थी जिसने उसे यात्रा के दौरान अपने पास रहने के लिए कहा था, इसलिए वह मना नहीं कर सकता। पूरे सफर के दौरान, इसलिए वह मना नहीं कर सकता। अब जब वे सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो उन्हें राक्षसों का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही वे भेड़िए के क्षेत्र के करीब पहुंचते हैं उन्हें महसूस होता है कि चारों ओर लोग कम हैं। स्थिति को और बढ़ाते हुए बारिश लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से उन्हें एक सराय मिलती है जहां वे आराम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे प्रशिक्षित योद्धाओं को भी आराम की जरूरत होती है। आप जानते हैं, सभी एक दावत का आनंद ले रहे हैं और एरेन हवा में थकावट महसूस कर सकती है, जो अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें कल पहाड़ों की ओर जाना है और अपने घोड़ों को पीछे छोड़ना है। उसने अपने पिछले जीवन में इस मिशन में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे यह नहीं पता कि क्या उम्मीद करनी है। उसे बस इतना पता है कि सभी काफी बुरी तरह लौटे थे, घायल हम। यह तूफान से पहले की शांति जैसी लगती है। फर्डिनेंड, कैरन और डेरिक के साथ घोड़ों का ध्यान रखने के बाद जब वे तवन में प्रवेश करते हैं, फर्डिनेंड थोड़ा असहज महसूस करता है, यह देखकर कि एरोन ओमान के साथ कितना खुश है। कोई जलन महसूस कर रहा है। फिर भी नेता के रूप में वह अपने भावनाओं को इस समय के लिए अलग रखने का निर्णय लेता है और सुनिश्चित करता है कि सभी सुरक्षित लौटें। जब वे सभी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसे एहसास होता है कि लिलिया गायब है। ऐसा लगता है कि वह अकेली है, एक जादुई चक्र का उपयोग करते हुए और एक सोने का सिक्का पकड़े हुए। यह संदिग्ध है। उस दिन एक चादर में लिपटी एक नौकरानी कैलिप्सो का शव लिलिया के देखने के लिए वापस लाई। नौकरानी ने लिलिया के लिए एरोन का संदेश साझा किया, जिसमें कहा गया कि सोने के सिक्कों का थैला अंतिम संस्कार के लिए था। लिलिया को एरोन से नफरत थी और टैवर्न के अंदर उसे मुस्कुराते हुए देखना उसे बीमार कर देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक चादर में लिपटा व्यक्ति लिलिया से मिलता है और उसे अपनी प्रतिशोध लेने के तरीके पर कुछ सलाह देता है। मैं पूरी तरह समझता हूं कि वह गुस्से में है, लेकिन क्या अब वास्तव में यह समय है? तुम यहाँ अपनी ही चीज कर रहे हो, लेकिन बस जान लो कि इसका असर तुमसे जुड़े सभी पर पड़ेगा। एक सप्ताह बाद वे मिलने के स्थान पर पहुंचे और अंधेरा होने तक इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन काउंट लियोन कभी नहीं आया। काउंट हमेशा समय पर होता है और वह सम्राट के आदेशों के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए डेरिक और फर्डिनेंड को यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। माफ करना लड़कों, लेकिन आदेश तुम्हारी मदद करने का नहीं था। फर्डिनेंड सोचता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि वे अकेले वुल्फ की जनजातियों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन डेरिक महसूस करता है कि उन्हें कम से कम
यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि उन्होंने कोशिश की, खासकर क्योंकि एक नाइट शायद जासूस हो सकता है। फर्डिनेंड जानता है कि दाव ऊंचे हैं, और अगर वे बिना कुछ लिए वापस आते हैं तो सम्राट केवल उसे सजा नहीं देगा बल्कि उसके सभी अधीनस्थों को भी। इसलिए वह क्षेत्र की खोज करने का निर्णय लेता है, लेकिन उसके लिए डेरिक की एक शर्त है। उसके बाद वे 4-4 की टीमों में बंट जाते हैं भेड़ियों के क्षेत्र का पता लगाने के लिए। लेकिन जब सभी वापस आए, वे सभी काफी गंभीर रूप से घायल थे। अमोन और लिलिया भी अपहरण कर लिए गए जब वे भेड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाकी लोग भाग सकें। नाइट्स पूरी तरह से घबरा गए हैं, और सच में वे तो मधुमक्खियों से भी नहीं निपट सकते, तो उनके लिए बंधकों को बचाने का कोई मौका नहीं है। हालांकि एक बात निश्चित है, एरोन अब उन्हें बचा सकती है। उसे बस यह समझना है कि फर्डिनेंड को साथ लाना सुरक्षित कदम है या नहीं। अचानक उसे एक तेज झटका महसूस होता है और वह जल्दी से फर्डिनेंड को धक्का देती है। ठीक उसी समय एक भाला उनके पास से गुजरता है। वे सभी हैरान हैं और फिर समझते हैं कि खरगोश जैसे दिखने वाले भेड़िए यहाँ हैं। थोड़े डरावने हैं, लेकिन हमारे पास एरोन है, तो चलो इस पार्टी की शुरुआत करें।